किसी ने क्या खूब कहा है कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फिर जंग हो मोहब्बत हो चाहे पढ़ाई हो भरपूर होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्ण गोदारा। आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ, मैं आज इस टॉपर्स नोट्स के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं आज आपके साथ सामने लेकर आया हूं 50 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो आपकी होने वाली परीक्षा के अंदर संजीवनी बूटी साबित होंगे। देखिए, जीके से संबंधित जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने पहला प्रश्न है, और ये प्रश्न है राजस्थान का वन विभाग किस देश के साथ मिलकर राजस्थान का वन विभाग किस देश के साथ मिलकर राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायो डाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम करेगा। आपके सामने ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, और ऑप्शन सी ब्रिटेन, और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका, वो होगा इटली। सही उत्तर कौन सा होगा? इटली। जी हां, अब फ्रांस की फीडिंग एजेंसी जिसका नाम AFD राजस्थान के वनों और वन्य जीवों को पर्यावरण संरक्षण क्या देने के लिए जो काम करेगी। राजस्थान के वन विभाग को फ्रांस की एजेंसी है जिसका नाम AFD है। इसके बीच में राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायो डाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। ये ऑलरेडी हो चुका है। 25-27 अगस्त 2021 को कंट्री हेड ब्रूनो बोसेल के नेतृत्व में जयपुर का दौरा किया गया था। उस समय याद रखना, ये इटली के साथ में अपन, इसका सही उत्तर क्या होगा? इटली। अगला आपके सामने जो प्रश्न है, राज्य की पहली उन्नत दूध परीक्षण और अनुसंधान प्रयोगशाला कहां शुरू की गई? और इसमें सही आपके 4 ऑप्शन हैं, और इसमें सही जो उत्तर है वो आपको देना है। ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है बीकानेर, और ऑप्शन सी है बाड़मेर, और ऑप्शन डी है अलवर। और यदि इसके अंदर जयपुर ऑप्शन है तो आपको पहले जयपुर ऑप्शन करना है, और ऑप्शन के हिसाब से अभी क्या करना है? बीकानेर करना है। यदि भारत देश की पहली आपको पूछ ले कि भारत देश में पहली उन्नत दूध परीक्षण और अनुसंधान प्रयोगशाला कहां शुरू की गई, तो आपका उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा। अगला जो अपना प्रश्न है, तीसरा जो प्रश्न है वो आपके सामने है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम में गोलकीपर की भूमिका निभाने वाली सविता पूनिया राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? देखो, एक महिला खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, और उसका नाम है सविता पूनिया, और ये सविता पूनिया राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? आपके सामने ए ऑप्शन है हनुमानगढ़, बी श्री गंगानगर, और सी कोटा, और डी झुंझुनू। तो याद रखना, इसका सही उत्तर होगा हनुमानगढ़। यानी हनुमानगढ़ के अंदर एक जगह है जिस जिले का नाम है झांसल, और झांसल में इनका जन्म हुआ था। और याद रखना, झांसल से ही इनका संबंध रहा है। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बेरी ओ फेरेल ने इन्हें ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया का खिताब दिया था, क्योंकि इनके प्रदर्शन के ये कायल हो गए थे, और इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा लगा था इनको। तो याद रखना, हनुमानगढ़ की निवासी सविता पूनिया है। ये भारतीय महिला हॉकी टीम के में गोलकीपर की भूमिका निभाई थी, अच्छे से निभाई थी। तो अगला आपका जो प्रश्न है, ब्लैक फंगस, जिसका वैज्ञानिक में अपन कह सकते हैं म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी के रूप में अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य, यानी इसको महामारी घोषित करने वाला देश का पहला जो राज्य है वो कौन सा? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और तमिलनाडु। आपका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा ने इसको सबसे पहले महामारी घोषित किया। देखो, म्यूकरमाइकोसिस को हरियाणा राज्य ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत देश में सबसे पहले महामारी घोषित किया था। तो ब्लैक जो फंगस है, याद रखना, इसको सबसे पहले घोषित किसने किया था? हरियाणा राज्य ने किया था। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध संशोधन अधिनियम या नियम 2021 को अधिसूचित किया था।
इससे संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और विचार करने के बाद में इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। देखो, पहला आपके पास में जो बिंदु है, इसके तहत 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टीरीन और विस्तारित पॉलीस्टीरीन समेत एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है, पहला बिंदु तो ये है। दूसरा ये है, 30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 57 माइक्रोन कर दी गई है। तीसरा है, 31 दिसंबर 2022 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 120 माइक्रोन कर दी गई है। आपको पहला जो ऑप्शन आपके सामने है वो उसमें एक उत्तर देना है, केवल 1 और 3 सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3 सही है। तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही है। और चौथा ऑप्शन है कि तीनों के तीनों क्या है, सही है। तो इसमें देखो, अपन बात करें तो भारत में 1 जुलाई 2021 से पॉलीस्टीरीन अपशिष्ट और विस्तारित जो पॉलीस्टीरीन समेत एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री सभी चीजें उपयोग पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध किया जाएगा। यह कब? 1 जुलाई 2021 को। तो आपको पहला ऑप्शन इसमें सही हो गया कि इसके तहत 1 जुलाई 2022 से क्या होगा, पॉलीस्टीरीन और विस्तारित पॉलीस्टीरीन समेत एकल उपयोग वाले प्लास्टिक सभी निर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री। यहां पर 1 जुलाई 2021 दे रखा है, यहां पर 1 जुलाई 2020 दे रखा है। तो पहला आपका सही है। दूसरा ऑप्शन आपके पास सामने है, 30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 यानी 75 माइक्रोन कर दी गई है। यह भी आपका सही है। तीसरा है, 31 दिसंबर 2022 से प्लास्टिक की कैरी बैग की मोटाई 120 माइक्रोन कर दी गई है। यह गलत है। तो आपका सही जो उत्तर होगा वो केवल 1 और 2 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30-31 अक्टूबर 2021 के मध्य G20 यानी शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा। देखो, ये प्रश्न है कहां आयोजित किया जाएगा। यह आयोजित हो चुका है। आपको पूछ सकता है कहां आयोजित हुआ था, तो आपका उत्तर आएगा, वो आएगा इटली। यानी 30-31 अक्टूबर 2021 को इटली में होने वाले जो G20 शिखर सम्मेलन के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है, ये मुख्य इनके वार्ताकार हुए थे। और आपको यह याद रखना है कि इटली में यह आयोजित किया गया था। 2022 में आपको पूछ ले कि 2022 में मध्य G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा, तो आपका उत्तर होगा वो इंडोनेशिया होगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। यानी 2021 में तो ये कहां किया गया, इटली में किया गया, और 2022 में कहां किया जाएगा, तो आप बताएंगे इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू व कश्मीर बैंक में किस केंद्र शासित प्रदेश को हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आरबीआई की मंजूरी दी गई। यानी जम्मू और कश्मीर जो बैंक है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश, किस केंद्र शासित प्रदेश को हिस्सेदारी हासिल करने की आरबीआई को, और कितने प्रतिशत। तो आपको यह याद रखना है, इसमें सही उत्तर आपका होगा वो दिल्ली न होके और लक्षद्वीप न होके लद्दाख होगा। और इसमें कितना, जुलाई 2021 में आरबीआई ने लद्दाख सरकार को जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड की चूकता इक्विटी पूंजी का, यानी अपन कह सकते हैं चूकता इक्विटी पूंजी का कितना, 8.23%, लगभग 8.5% क्या दिया जाएगा, इसमें हिस्सेदारी की मंजूरी दी गई। तो लद्दाख है ये केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर वाले। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। हाल ही में किस देश ने जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इसमें एक ऑप्शन आपका इटली है, दूसरा रूस है, तीसरा भारत है और चौथा है डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका होगा रूस। यानी रूस के अंदर जिरकोन हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। जी हां, 19 जुलाई 2021 को। कब की बात है, 19 जुलाई 2021 को रूस ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। मिसाइल को नौसेना के एडमिरल गोर्शकोव युद्धपोत से लॉन्च किया गया था। ध्वनि की रफ्तार जो बताई गई है, ध्वनि से इसकी जो रफ्तार बताई गई है वो 5 गुना तेज बताई गई है और 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता भी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में कौन महिला तलवारबाज टोक्यो ओलंपिक के लिए
क्वालिफाई करने वाली भारतीय तलवारबाज बन गई। मार्च 2021 के अंदर तलवारबाज जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर क्वालिफाई करने वाली भारत की प्रथम महिला तलवारबाज बन गई, वो कौन है? तो आपका इसमें सही उत्तर होगा वो सी ए भवानी देवी होगा। सी ए भवानी देवी है, ये भारत की प्रथम महिला भारतीय तलवारबाज मानी जाती है। और याद रखना, मार्च 2021 में तमिलनाडु के सी ए भवानी देवी ने टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी के लिए क्वालिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अगस्त 2021 को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको प्रश्न दिया है लेकिन इसमें कई ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो आपको ऐसे प्रश्नों को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 31 अगस्त 2021 को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई थी। उससे संबंधित आपको बातें पूछिए, कथन दिए गए हैं, उसमें बाद में पूछेगा कि कौन कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है, यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा 1957 में की गई थी। तीसरा है, इस वर्ष यह पुरस्कार किसी भारतीय को नहीं दिया गया। पहला ऑप्शन है केवल एक सही है, और केवल एक और दो सही हैं। दूसरा ऑप्शन है केवल तीन सही हैं। तीसरा ऑप्शन है केवल दो सही हैं, और चौथा है उपयुक्त सभी। बिल्कुल ये तीनों सही हैं। तीनों जो बिंदु हैं 1957 में जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति की याद में दिए जाने वाले जो पुरस्कार है वो इस वर्ष किसी भी भारतीय को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है। यह पूछ रहा है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है, रास्ता है, वो कौन सा है, कौन से महासागर का है? एक का आपके पास में ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, दूसरा है आर्टिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा प्रशांत महासागर। तो देखो, आपने जियोग्राफी पढ़ी है तो आप आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं। अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग माना जाता है। नेक्स्ट, मृत सागर, डेड सी भी कह सकते हैं इसको। मृत सागर को मृत सागर इसलिए कहा जाता है, ऑप्शन ए है इसमें पानी खारा है, ऑप्शन बी है इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है, ऑप्शन सी है यह नौचालन के उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन डी है इसमें लहरें नहीं उठती। देखो, मृत सागर को मृत सागर इसलिए कहा जाता है कि इसमें पानी है वो खारा होता है। सबसे ज्यादा नमक होने के कारण इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है, और इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है इसीलिए इसको डेड सी या मृत सागर के नाम से जाना जाता है। इसमें पानी खारा है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण इसके अंदर कोई भी जलीय जीवन नहीं या कोई भी जंतु नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है? जिम कॉर्बेट का नाम बार बार न्यूज़पेपर में भी आता है, तो ये कहां है? तो उत्तराखंड में है, या आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या हिमाचल प्रदेश में? आपका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। जी हां, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क, जिसे 1936 में बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, और उत्तराखंड के नैनीताल जिले में राम गंगा नदी के किनारे 1316 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दो प्रकार के प्रश्न यहां से निकल सकते हैं, एक तो किस नदी के किनारे है, और एक कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो 316 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क माना जाता है, जिसे कब घोषित किया गया? 1936 में बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। तो आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट है वो याद रखना कहां पर है? उत्तराखंड में है। अगला जो प्रश्न है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? देखो, मानसून का शाब्दिक अर्थ तो अपन मौसम कह सकते हैं, और ये यहां पर ये पूछ रहा है कि मानसून जो शब्द है ये किस भाषा के शब्द से बना है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी अरबी, और ऑप्शन डी फारसी। ये अरबी भाषा का शब्द है, या अरबी भाषा के शब्द से बना है। जी हां,
मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द के मौसिन से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। तो मानसून शब्द है, ये किस भाषा के शब्द से बना है? तो आप बताओगे अरबी भाषा के शब्द से। अगला जो प्रश्न है, जोगी महल राजस्थान के किस अभयारण्य में है? देखो जोगी महल, इसके आपको दो तीन बातें और भी याद रखनी है। जोगी महल का निर्माण हमीर देव ने करवाया। हमीर देव हैं ये चौहान वंश के राजा थे, जिनके काल में 1301 ईस्वी में एके ने यानी अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था, जिसके कई कारण थे। साम्राज्यवादी नीति थी, दिल्ली गुजरात मार्ग को लेकर किया था। और तीसरा जो मुख्य कारण है, हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति, जिसका नाम मुहम्मद शाह आता है, उसको इसने शरण दी थी। इसीलिए हमीर देव चौहान को शरणागतों का रक्षक कहा जाता है। इसी के काल में 1301 में रणथंबोर में पहला राजस्थान के इतिहास का साका हुआ था, और पहला और एकमात्र राजस्थान का जल जोहर हुआ था, जो हमीर देवी की पत्नी रंग देवी ने और पुत्री देवलदे ने पद्मला तालाब में कूद कर किया था। तो जोगी महल राजस्थान के किस अभयारण्य में? तो आपका उत्तर सीधा सीधा कौन सा आएगा? रणथंबोर आएगा। जी हाँ, रणथंबोर अभयारण्य में स्थित जोगी महल सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और इसके अलावा भी यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। इसके अलावा अपन बात करें तो यहाँ पर हमीर महल है, यहाँ पर पद्मला तालाब है, यहाँ पर भगवान शिव का भी बहुत अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है। तो जोगी महल कहाँ बताएंगे? रणथंबोर। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना वित्त घोषित है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना वित्त घोषित है। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं IFAD। और दूसरा ऑप्शन है विश्व बैंक। तीसरा है जापान अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन एजेंसी, जिसको शॉर्ट में GICA कहते हैं। और डी ऑप्शन आपके सामने है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका नाम है शॉर्ट में ADB। और इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल विश्व बैंक। जी हां, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक जो परियोजना वित्त घोषित है, वो विश्व बैंक यानी RACP विश्व बैंक पोषित परियोजना, जो बारानी क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण, भूमिगत तथा सतही सिंचित जल क्षेत्रों में कुशलतम जल कृषि, पशुधन विकास को बढ़ाना, यानी इसका जो मुख्य लक्ष्य है, अपन कह सकते हैं कि वर्षा जल संरक्षण, भूमिगत तथा सतही सिंचित जो जल क्षेत्र हैं, उनमें कुशलता जल करके कृषि पशुधन विकास को क्या करना है? बढ़ाना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विश्व बैंक। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में अधिकतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष? देखो लिंगानुपात 0 से 6 है और वैसे लिंगानुपात अलग है। तो लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष वाले बच्चों को पूछा गया है, अंकित किया है। अधिकतम पूछा है आपको, तो अधिकतम आपका उत्तर होगा बांसवाड़ा, करौली नहीं, जैसलमेर नहीं, टोंक नहीं। और आपको यह भी याद रखना न्यूनतम कहां है, तो न्यूनतम याद रखना झुंझुनू। लिंगानुपात का तात्पर्य हो गया कि 1000 लड़के जो होते हैं, उनके पीछे जो लड़कियों की संख्या होती है, उसको लिंगानुपात कहते हैं। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले या निवास करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है, उसको अपन कह सकते हैं जनसंख्या घनत्व। तो याद रहे, सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा में है, और 1934 न्यूनतम बाल लिंगानुपात है वो झुंझुनू में है। यानी 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या कितनी है? 837। हालांकि बांसवाड़ा में 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है? 934। तो शिशु लिंगानुपात में आपको पूछे कि सबसे अधिकतम बाल लिंगानुपात वाला जिला है, तो वो क्या बताएंगे? बांसवाड़ा। नेक्स्ट, वैज्ञानिक दृष्टि से देश में वनों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सही नहीं है, या कौन सी श्रेणी नहीं है? पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, तीसरा है सामुदायिक वन, और डी है अवर्गीकृत वन। देखो इस प्रश्न को आप आराम से कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देश में वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, विभक्त किया गया है, विभाजित किया गया है, जिसमें कौन सी श्रेणी नहीं है? तो देखो आरक्षित वन भी है, रक्षित वन भी है, अवर्गीकृत वन भी है। कौन सा नहीं है? सामुदायिक वन नहीं है। जी आपका सही उत्तर होगा सी, यानी वैधानिक दृष्टिकोण से वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। आरक्षित, संरक्षित भी कह सकते हैं, जिसमें लकड़ी काटने का पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया।
दूसरा रक्षित, जिसको सुरक्षित कह सकते हैं, वन अनुमति के बाद काटने और चारा उपलब्ध कराने के उपलक्ष्य में। अवर्गीकृत वन, ये कोई प्रतिबंधी नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति 1957 के तहत इसको बांटा गया था। तो ये 3 श्रेणियां हैं और कौन सी नहीं है, सामुदायिक वन नहीं है। अगला जो आपका प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सबसे अच्छी या सर्वश्रेष्ठ नस्ल का नाम बताओ जो लाल सिंधी व साहीवाल गायों की नस्लों का मिश्रण है। देखो, लाल सिंधी व साहीवाल गाय, ऐसी गायें अपन बात करते हैं तो बीकानेर जैसलमेर वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। राजस्थान में आपको ये पूछ रहा है पाई जाने वाली दुधारू गाय। अब देखो, इसको ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हो। मूरा तो भैंस की नस्ल है एक, और आपके पास में एक तो राठी ऑप्शन है, एक गौर है, एक मेवाती है, एक मुर्रा है। तो ऑप्शन के हिसाब से प्रश्न को भी करना है। आपको ये याद रखना है कि पूरे भारत में आपको पूछ ले कि सबसे ज्यादा दुधारू गाय या दूध देने वाले गाय है तो वो गिर नस्ल की गाय है, गिर। और ये सबसे ज्यादा गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है। अपन कह सकते हैं कि गिर नस्ल की गायों का सबसे ज्यादा क्रय विक्रय होता है वो राजस्थान के एक प्रसिद्ध मेले में होता है, जिसका नाम है दोस्तों पुष्कर मेला या पुष्कर पशु मेला। पुष्कर पशु मेला, सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भी इसी में आते हैं पुष्कर मेले के अंदर। और पुष्कर पशु मेला है, यह तकरीबन अपन बात करें तो 10 दिन तक लगता है। अजमेर में लगता है। पुष्कर झील भी अजमेर में है, आना सागर झील भी कहाँ है, अजमेर में है। गिर नस्ल सबसे ज्यादा पूरे भारत में गुजरात में है। और राजस्थान के अंदर ये जो दुधारू है, ये कौन सी नस्ल होगी, तो आप बताएंगे राठी, क्योंकि ये सिंधी और साहिवाल गायों की नस्लों का मिश्रण माना जाता है। और जी बिल्कुल, राठी आपका उत्तर होगा। अपन बात करते हैं तो राजस्थान के पश्चिम भागों जैसे गंगानगर हो गए, बीकानेर, जैसलमेर, और इनमें से जो गोवंश पाए जाते हैं ये अत्यधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन आपका सही उत्तर इसमें क्या होगा, वो राठी होगा जी। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में टंगस्टन धातु की खानें निम्न जिलों में है। यानी आपकी टंगस्टन जो धातु है इसकी खान पूछ रहा है और 2-2 जिलों के जोड़े दे रखे हैं। एक तो उदयपुर भीलवाड़ा, एक नागौर सिरोही, एक जयपुर दौसा और एक चूरू और नागौर। इसका आपका सही उत्तर जो होगा वो नागौर व सिरोही होगा। जी हां, नागौर व सिरोही जो है, नागौर में एक डेगाना भाकरी रावल पहाड़ी से उत्पादन किया जाता है। राजस्थान का एकाधिकार है टंगस्टन धातु में। यदि आपको सिरोही भी ऑप्शन में नहीं है, नागौर अकेला है, तो बिल्कुल नागौर भी आपका सही है। एकाधिकार का मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन यही है। और अपन बात करें सिरोही के कौन से, बाल्दा या वाल्टा में भी खनन किया जा रहा है। वर्तमान में सिरोही के वाल्टा या वाल्टा नामक जो जगह है, स्थान है, वहां पर भी याद रखना टंगस्टन धातु मिल रही है जिसका खनन किया यानी खोदा जा रहा है। तो राजस्थान में इस टंगस्टन धातु का सबसे ज्यादा जो खाने हैं वो नागौर में है और दूसरा है आपका सिरोही। तो उसका सही उत्तर नागौर व क्या होगा, सिरोही। अगला जो प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। असिंचित खेती, देखो, एक तो है कनेरा के मैदान, एक है दक्कन के पठार, एक है कोरोमंडल मैदान, एक है डी आपका ऑप्शन है गंगा के मैदान। आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। सिंचित खेती नहीं पूछ रहा है, असिंचित। सही इसका उत्तर होगा दक्कन के पठार। जी हां, आपका इसका प्रश्न का उत्तर बी होगा। असिंचित क्षेत्र जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है, सिंचाई का कोई साधन नहीं है, इसमें हम अलसी की खेती कर सकते हैं। असली लिख रखा है, अलसी है इसका, है ना। अलसी की खेती कर सकते हैं। अलसी में ओमेगा एसिड पाया जाता है। अलसी में क्या पाया जाता है, ओमेगा एसिड। आपको 2 प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। एक तो ये पूछ लिया कि असिंचित खेती की जाती है किस क्षेत्र में, एक ये पूछ सकता है कि अलसी की खेती है वो कहां, तो भी आपका उत्तर होगा दक्कन के पठार। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा दक्कन के पठार। अगला जो प्रश्न है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है। 4 जिले आपको दिए गए, अलवर, डूंगरपुर, बीकानेर, पाली। सोम कमला अंबा सिंचाई है, यह डूंगरपुर से है। जी हां, आपका सही उत्तर जो होगा वो डूंगरपुर होगा। सोम कमला अंबा नदी पर बना यह, जिसका बांध पानी दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर और उदयपुर के आसपास के इलाकों में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। यहां पर
ये जो नदी है यहां पर बांध बना हुआ है, और इस बांध के पानी में दक्षिणी जो राजस्थान है, इस दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और उदयपुर के आसपास के जो इलाके हैं यहां पर सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। तो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना भी है, और याद रखना यहीं पर एक बांध है जिसके जिसके सहायता से अपन कह सकते हैं सिंचाई की जाती है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? डूंगरपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईटेक, प्रश्न आपका क्या कह रहा है? हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है कहां स्थित है? हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जिसमें शराब की बोतल यानी शराब की जो बोतल है वहां पर अपन कह सकते हैं उनको बनाई जाती है, निर्माण किया जाता है, ये कहां है? तो आपका ऑप्शन बूंदी है, आपका एक ऑप्शन कोटा है, एक भरतपुर है और एक धौलपुर है। आपका सही उत्तर भी क्या होगा? धौलपुर होगा। जी हां, याद रखना ये जो ग्लास की फैक्ट्री है जहां पर शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है, वो याद रखना ये कारखाना दक्षिणी कोरिया के सैमसंग कंपनी का है, और जिसमें टेलीविजन के पिक्चर ट्यूब का निर्माण भी किया जाता है। तो इसके अलावा यहां पर क्या किया जाता है? दक्षिण कोरिया की एक ऐसी कंपनी जिसका नाम क्या है? सैमसंग, सभी ने नाम सुना है, और इस यहां पर टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब बोल रहा है, पिक्चर ट्यूब का निर्माण भी किया जाता है। तो यहां पर याद रखना शराब की बोतल जो है उनका भी निर्माण होता है, और टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब का भी क्या होता है? निर्माण। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है निर्धन महिला विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। दूसरा, बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। तीसरा, अनुसूचित जाति या जनजाति और पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार बालिकाओं को क्या देना? प्रशिक्षण देना। चौथा है असंगति क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना। देखो राजस्थान में स्वावलंबन योजना आपने पढ़ी है, तो इसका सही उत्तर आपका ए होगा। जो निर्धन यानी गरीब महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, उन ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना है, उनको रोजगार प्रदान करना है। तो आपका सही उत्तर होगा ए। राजस्थान में स्वावलंबन योजना का उद्देश्य महिलाओं को प्रशिक्षण देना, दक्षता उपलब्ध कराना ताकि वे स्थायी रूप से रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त कर सकें और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। इनका प्रशिक्षण राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं RSLD, द्वारा प्रदान किया जाता है। तो सही आपका उत्तर क्या होगा? ए होगा। गरीब महिलाएं हैं उनको याद रखना है, जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है इस योजना के तहत। तो आपका उत्तर होगा ए। अगला जो प्रश्न है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? देखो आपको आधुनिक भारत का पूछ रहा है, तो आपका इसमें एक ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर है, एक है हेनरी विवियन डेरोजियो, एक है बंकिम चंद्र चटर्जी, एक है वेलेंटाइन सिरोल। देखो वेलेंटाइन सिरोल, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी सबने पढ़ा है, आपने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत इनसे संबंधित हो गए। तो आपके ऑप्शन तो दो ही होंगे, ऑप्शन के हिसाब से भी आप करेंगे। तो सही उत्तर उसका होगा बी, हेनरी विवियन डेरोजियो। जी हां, डेरोजियो रजू राष्ट्रभक्त भारतीय कवि थे, और इनका मूल स्थान कहां था? पश्चिम बंगाल। इनकी प्रसिद्ध जो कृति है टू इंडिया माई नेटिव लैंड, टू इंडिया माई नेटिव लैंड, ये इनकी प्रसिद्ध कृति है, यानी इसके लेखक रहे हैं कौन? डेरोजियो, रजू राष्ट्रभक्त भारतीय कवि थे। तो आपका सही उत्तर होगा आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी जो कवि है वो किसको माना गया है? हेनरी विवियन डेरोजियो को। आगे जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद था? आपको पूछ रहा है कि कुछ कवियों के नाम नीचे दे दिए, और नाम देने के बाद में आपको पूछा कि संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद। तो एक ऑप्शन तो आपके पास में कलन है, एक है मैत्रेयी, एक है कालिदास और एक है पाणिनि। यहां पर बहुभूति देते ऑप्शन में, बहुभूति और कालिदास अच्छे कवि हुए हैं, तो भी आपका उत्तर सही पाणिनि होता। जी हां, संस्कृत भाषा का पहले व्याकरणविद हैं वो पाणिनि को माना जाता है। पाणिनि प्रथम संस्कृत व्याकरणविद भारतीय थे। इनके व्याकरण का नाम अष्टधाई था, अष्टधाई नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा था, और पाणिनि जो है इनको भारत का, याद रखना, पहला संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद माना जाता है। अगला जो अपना प्रश्न है, राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहां स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
हस्तकला से संबंधित राजस्थान में, हस्तकला से संबंधित राजस्थान के अंदर कई अपन कह सकते हैं कि योजनाएं भी हैं, और हस्तकला से संबंधित राजस्थान में सबसे ज्यादा जो स्थान रखता है वो रखता है दोस्तों जयपुर। हस्तकला यानी हाथ की कला, चाहे राजस्थान की कोई सी भी अपन प्रिंटिंग पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा प्रिंटिंग यहीं की प्रसिद्ध है। और इसके अलावा भी यहाँ की बहुत सारी चीजें प्रसिद्ध हैं, जैसे ट्रॉफियां बनाने हैं, जैसे लहरिया है, बहुत सारी चीजें। तो याद रखना जयपुर जो है ये हस्तशिल्प डिजाइन और विकास केंद्र है। ये प्रमुख राजस्थान का केंद्र अपन हस्तशिल्प का कह सकते हैं। हस्तशिल्प का खजाना राजस्थान को पूरे भारत में कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि हस्तकला के अंदर पूरे भारत में राजस्थान राज्य अपना अलग या अलग स्थान या विशिष्ट स्थान रखता है। तो आपको याद रखना है जयपुर जो है इसका सही उत्तर होगा जी हाँ, राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र की स्थापना जयपुर में की गई। हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड RSIC की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1961 में राजस्थान सरकार के उपकरण के रूप में हुई। 1975 में RSIC को पब्लिक लिमिटेड कंपनी का भी क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। तो आपका सही उत्तर जो होगा हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र राजस्थान में पूछेंगे तो आप कहां बताएंगे? जयपुर। हस्तकला का या हस्तशिल्प का सबसे बड़ा कारखाना आपको पूछे तो वो बोरानाड़ा बताएंगे। बोरानाड़ा जोधपुर में है। अगला जो अपना प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला, चितेरी क्या है? चितेरी चित्रकला फड़ कला से संबंधित है। ये फड़ को लिखने वाला या फड़ बनाने वाले को अपन चितेरा कह सकते हैं। तो महिला होगी तो उसको चितेरी कहेंगे। आपको याद रखना है कि राजस्थान में फड़ कला जो है ये राजस्थान में शाहपुरा की प्रसिद्ध है। शाहपुरा दोस्तों भीलवाड़ा में। शाहपुरा कहाँ है भाई? भीलवाड़ा। और शाहपुरा के अंदर एक परिवार है जोशी परिवार, और जोशी परिवार है इस कला के अंदर अपना पूरा अलग, अपन कह सकते हैं राजस्थान में नहीं पूरे भारत में अपना अलग स्थान रखता है। देखो सोनी परिवार है, इसका जो प्रसिद्ध काम था वो थेवा कला से संबंधित था। और आपको पूछ लिया कि जोशी परिवार है इसका संबंध किस कला से रहा है, तो याद रखना फड़ कला से रहा है। किसी कपड़े पर या सूती कपड़े पर अपन कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या महापुरुष की गाथाओं का चित्रण करना ही फड़ कहलाता है। और ये राजस्थान में शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। इसमें एक तो रत्ना शास्त्री दे रखी है ऑप्शन है, एक शांता गांधी दे रखी है, एक फूलीबाई दे रखी है, एक पार्वती देवी दे रखी है। यहां पर प्रश्न में कंफ्यूज किया गया है। सही उत्तर पार्वती जोशी होगा। जोशी परिवार से ये संबंधित है। जी हाँ, राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला आपको पूछे तो पार्वती देवी बताएंगे। शाहपुरा में फड़ चित्रकला शैली को आगे बढ़ाया है जोशी परिवार के द्वारा बढ़ाया गया, जिसमें श्रीमती पार्वती जोशी जो कन्हैयालाल जोशी की पत्नी है देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला। ये राजस्थान की नहीं है, पूरे भारत में यदि प्रथम महिला फड़ चितेरी महिला पूछे तो आप बताएंगे वो किसको बताएंगे? पार्वती देवी को बताएंगे, पार्वती जोशी को बताएंगे जो कन्हैयालाल जी की पत्नी है। अगला जो प्रश्न है, किस नदी के तट पर मूमल की मेढी बनी हुई है जिस पर मूमल महेंद्र का सबसे विशिष्ट प्रेमाख्यान अंकित है? किस नदी के तट पर मूमल की मेढी बनी हुई है? मेढी कह सकते हैं अपन, देसी भाषा में मारवाड़ी में बोलते हैं ना मेढी, तो मेढी भी कह सकते हैं। तो एक नदी तो आपको दे रखी है लूनी नदी, एक दे रखी है जोजरी, एक दे रखी है भुज, और एक देख रही है काकनी। तो किस नदी के तट पर है? नदी के किनारे कह सकता है, नदी के। देखो मूमल अपन जब चित्रकला पढ़ते हैं तब भी इसका जिक्र आता है। जैसलमेर चित्र शैली के अंदर जो चित्र है वो मूमल का ही है। और मूमल अपन कह सकते हैं कि एक प्रेम प्रसंग है, और मूमल कहानी आपने कभी पढ़ी होगी। तो मूमल जो है मूमल की जो मेढ़ी बनी हुई है वो जोजरी नदी है। आप इसको ऑप्शन के हिसाब से भी कह सकते हैं। देखो लूनी नदी है, ये लूनी नदी, चंद्रा नदी, ये तो नागपाड़ से निकलती है जो अजमेर है। इसको मीठे खारे पानी की नदी भी कहते हैं क्योंकि बालोतरा में जाकर इसका पानी क्या हो जाता है? खारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भैया? जोजरी नदी होगा, या जोजरी तट के नदी के तट पर। जैसलमेर की प्राचीन राजधानी लोदरवा और लोदरवा की राजकुमारी मूमल थी। इसका प्रेम प्रसंग है, जिनकी मेढ़ी काक या काकनेम नदी के किनारे, जिनकी मेढ़ी काक या काकनेम नदी के किनारे बनी है। काक या काकनेम, जी बिल्कुल, ये जोजरी नहीं है, काकनेम नदी है, जोजरी नहीं है, सॉरी। इसका सही उत्तर डी होगा। जोजरी का तो यहां काम ही नहीं है ना। तो जैसलमेर में कौन सी? काकनी नदी है। इसके तट पर अपन कह सकते हैं
कि इनकी दोनों की मूमल जो है, इनके प्रेमाख्यान या अपन कह सकते हैं विशिष्ट जो प्रेमाख्यान अंकित है। और ये कौन सी नदी के तट पर है? तो काकने, काकने नदी है इसके तट पर बना हुआ। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान के धार्मिक जीवन को नई दिशा देने में सबसे सर्वप्रथम जो योगदान करने वाले संत धन्ना जी किसके शिष्य थे? देखो, संत पीपाजी दिया ऑप्शन में, संत जामोजी दिया, संत जसनाथ जी दिया, संत रामानंद जी दिया। आपको यह याद रखना है कि राजस्थान में धार्मिक जीवन को नई दिशा, आपको यह याद रखना है कि धार्मिक जीवन को कैसी दिशा, नई दिशा देने में सबसे पहले जो योगदान है करने वाले संत धन्ना जी। धन्ना जी भी रामानंद के शिष्य थे, तो इसका सही उत्तर रामानंद जी होगा। पीपाजी भी जो थे वो भी रामानंद के शिष्य हैं। जाम्बो जी हैं, तो जाम्बो जी का तो संबंध कहां से हो गया? बीकानेर से हो गया। जसनाथ जी हैं, इनका संबंध भी बीकानेर बाड़मेर। तो याद रखना सही उत्तर होगा संत रामानंद जी। संत रामानंद जी हैं, इन्हीं के शिष्य थे धन्ना जी, इन्हीं के शिष्य थे कौन? पीपाजी थे। तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा? संत रामानंद जी। हाँ, इनका जन्म राजस्थान के टोंक जिले के दुहन गांव में होता है, विक्रम संवत 1472, और सन पूछे तो या ईस्वी पूछे तो 1415 में। एक जाट परिवार में ये जाट थे। धीरे धीरे इनकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ती गई और बनारस जाकर रामानंद जी क्या बन गए थे? शिष्य बन गए थे। किसकी बात है? संत धन्ना जी की बात है। तो संत धन्ना जी हैं वो रामानंद जी के शिष्य रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, चांदनी रात की चांदनी में मछली नृत्य का आयोजन राजस्थान में किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? यानी ऐसा नृत्य है, देखो ऐसे कई नृत्य हैं जो पर्टिकुलर अपन कह सकते हैं कि एक स्थान पर या एक समय पर ही किए जाते हैं। जैसे राजस्थान का कई ऐसे नृत्य जो रात्रि में होते हैं। जैसे अपन बात करें तो एक नृत्य है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाता है। वैसे ये पूछ रहा है कि चांदनी रात की चांदनी में मछली नृत्य किया जाता है, वो याद रखना किस जनजाति की महिलाओं में किया जाता है। एक ऑप्शन है आपके पास में बंजारा, एक आपके पास में कैथोड़ी, एक है कालबेलिया और एक है सांसी। देखो दोस्तों, कालबेलिया जाति है ये अपना प्रमुख स्थान रखती है। कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। कथोड़ी है तो कथोड़ी तो याद रखना महाराष्ट्र से आने वाली जनजाति है। और कथोड़ी जनजाति की अपन बात करते तो इनका मावलिया एक नृत्य है। मावलिया लावणी भी ये नृत्य करते हैं होली के अवसर पर। कालबेलियों के प्रमुख 4 नृत्य हैं, जिसके अंदर अपन कह सकते हैं संकरिया है, इंडोनी है। तो अलग अलग इनके नृत्य हैं। कालबेलियों को सपेरा भी कहा जाता है। बंजारों का नृत्य नहीं है। तो सही बंजारा जो है, बंजारों में कुंवारी कन्याएं इस नृत्य को करती हैं। सांसी का ये नहीं है। इसका सही उत्तर ए होगा, यानी बंजारा जो है, बंजारा महिलाओं में लड़कियों द्वारा चांदनी रात को चांद को भावी पति मानकर यह नृत्य किया जाता है। चांद को भावी पति माना जाता है। जब तक कहते हैं इस नृत्य में लड़की को चांद नहीं पति नहीं मिलता, यानी चांद नहीं मिलता है, तब तक ये नृत्य करती हैं। अब चांद मिलेगा नहीं, चांद नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तड़प कर ये थोड़ी देर बाद में थक जाएंगी, थक कर तड़पते हुए गिर जाएंगी। और कहते हैं कि थक कर ऐसे तड़पती हैं जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? मछली नृत्य। तो बंजारों की कुंवारी कन्या कह सकते हो, या अपन कह सकते हैं लड़कियों द्वारा चांदनी रात में यह नृत्य किया जाता है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना, चांदनी रात की चांदनी में मछली नृत्य किस जनजाति की लड़कियों द्वारा किया जाता है? तो आपको बताएंगे बंजारा। देखो, यह बाड़मेर में बंजारा जाति द्वारा किया जाता है। इसका आरंभ खुश होने से वह अंत दुख होने के साथ। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसका प्रारंभ तो खुशी के साथ, मतलब इस नृत्य को चालू तो खुशी के साथ किया जाता है, लेकिन इस नृत्य का जब अंत होता है तो दुख के साथ होता है। और राजस्थान का एकमात्र शोक नृत्य किया जाता है, वो सिरोही के अंदर ब्राह्मण समुदाय द्वारा किया जाता है, जिसको याद रखना झूमरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा ही है, एकमात्र ऐसा नृत्य है जो हर्षो उल्लास या खुशी के साथ प्रारंभ होता है और जिसका अंत दुख के साथ होता है। यह नृत्य प्रेम कहानी के आधार पर है। मैंने बताया ना कि चांद को भावी पति माना जाता है, जब तक चांद नहीं मिल जाता तब तक नृत्य करते हैं। इनके अग्नि नृत्य छरी तलवार को कहते हैं, और नृत्य प्रारंभिक नृत्य हैं, यानी पारंपरिक अपन कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही ये नृत्य करते हैं। तो इसके अलावा बंजारों में और कौन सा है? छरी है, तलवार भी कह दो इसको, और अग्नि है, ये भी यही करते हैं। और ये याद रखना, अग्नि नृत्य एक कतरियासर में किया जाता है।
कतरिया सिर्फ बीकानेर में जसनाती संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। जसनाती संप्रदाय के सबसे ज्यादा अनुयायी जाट जाति के होते हैं। और याद रखना, आश्विन शुक्ल सप्तमी को जसनाथ जी के अनुयायियों द्वारा या भक्तों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो एक अग्नि नृत्य वो है, एक अग्नि नृत्य ये है। अगला जो प्रश्न है, किस जनजाति के लोग पेय पदार्थों में दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते? यानी ऐसी भी राजस्थान में कोई जनजाति है जिसमें पेय पदार्थ के रूप में दूध नहीं पिया जाता है, और वो है, याद रखना, एक सहरिया, सांसी, कंजर, कथोड़ी। तो सही उत्तर इसका होगा कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति में पति और पत्नी साथ में बैठकर शराब का सेवन करते हैं एक साथ, और एक पैक वो लगाता है, एक पैक उसका वो लगा देती है। तो ऐसा कथोड़ी में चलता है। इनमें दूध का सेवन नहीं किया जाता है। कथोड़ी, ये याद रखना, कत्था तैयार करते हैं। कत्था तैयार मूलतः या महाराष्ट्र की है, तो याद रखना कत्था तैयार करने वाली कथोड़ी जनजाति है। ये एकमात्र ऐसी जनजाति मानी जाती है जिसमें, याद रखना, दूध का सेवन नहीं किया जाता है। हाँ, शराब पी लेंगे, आराम से बैठ के दारू पी लेंगे, पैक लगा लेंगे, लेकिन दूध नहीं पिएंगे। जी हाँ, इसका सही उत्तर डी होगा। राजस्थान के उदयपुर जिले के कोटड़ा, झाड़ोल, झालोड़ नहीं है, झाड़ोल है, सही है ना, सराड़ा तहसील है, यहां पर यह जनजाति क्या करती है, निवास करती है। जनजाति मूल रूप की से महाराष्ट्र की है। मराठी अंदाज में महिलाओं द्वारा बांधी गई जो साड़ी है इसको फड़का कहते हैं। देखो दोस्तों, जनजाति से आजकल वेशभूषा के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछने आए। जैसे भील जनजाति की जो महिलाएं हैं वो अधो वस्त्र पहनती है, उसको कछाबू कहते हैं। ऐसे ही याद रखना, कथोड़ी जनजाति के अंदर महिलाएं जो साड़ी बांधती हैं मराठी अंदाज में, उसको फड़का कहते हैं। इस जनजाति में लोग दूध नहीं पीते, लाल मुंह वाले बंदर का मांस खाना पसंद करते हैं। तो लाल मुंह के बंदर का मांस भी ये खाते हैं। और याद रखना, इस जनजाति के अंदर महिलाएं जो साड़ी पहनती हैं मराठी अंदाज में, उसको फड़का कहा जाता है। तो शराब का सेवन तो ये एक साथ कर लेते हैं, लेकिन दूध का सेवन नहीं करते। तो ऐसी जनजाति है वो कौन सी है? कथोड़ी। अगला जो प्रश्न है, खंजर शाही, उदय शाही, अमर शाही, शाहजहानी संबंधित है। देखो, रजवाड़ों में प्रचलित शाही शराबों के क्या नाम हैं, पगड़ियों के क्या प्रकार हैं, या सामंतों के करों के नाम है, या आदिवासियों के वस्त्रों के नाम है। आदिवासियों के वस्त्रों में तो ऐसा कभी नाम नहीं है। खंजर शाही, उदय शाही, अमर शाही। तो उदय शाही उदयपुर का राजा था, उदय सिंह था, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। अमर सिंह था तो अमर शाही कर दिया, है ना। शाहजहां था तो शाहजहानी कर दिया। तो किसी अपन कह सकते हैं कि राजाओं से जोड़कर ये प्रश्न पूछ रहा है कि खंजर शाही, उदय शाही, अमर शाही, शाहजहानी संबंधित है। तो रजवाड़ों में प्रचलित शराबों के नाम है क्या, या पगड़ियों के प्रकार? सही उत्तर होगा जी हाँ, ये पगड़ियों के प्रकार हैं। पगड़ी पुरुषों में प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है, और प्राचीन काल के अंदर कहते हैं कि बड़े पुरुष हैं वो बिना पगड़ी के किसी के सामने जाते थे तो उसको अपमानित किया, मतलब अपमान माना जाता था, ऐसा माना जाता है। तो पुरुषों में पगड़ी है वो प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। पगड़ी का जो वास्तविक संरक्षक है वो मुगल सम्राट अकबर को माना जाता है। अकबर के काल में अपने राजस्थान या मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, याद रखना, जो पगड़ी प्रचलित थी वो अलग अलग पगड़ी अलग अलग रियासतों में, जैसे अपन करें आमेर रियासत के अंदर तो याद रखना खिड़कीदार पगड़ी का प्रचलन था। ऐसे ही याद रखना, मेवाड़ के अंदर पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छापदार कहलाता था। तो अलग अलग रियासतों में अलग अलग पगड़ी का प्रचलन था। तो अकबर को पगड़ी का वास्तविक संरक्षक माना जाता है। अलग अलग राजा हुए, उनके कालों के अंदर अलग अलग पगड़ी चली, तो उन्हीं के नाम से ये पगड़ियों का प्रचलन हो गया। तो जैसे उदय सिंह के काल में उदय शाही, अमर सिंह के काल में अमर शाही। तो ये क्या है? पगड़ी के प्रकार है। जी हाँ, इसका सही उत्तर बी होगा। पगड़ी सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है। चुंडावत शाही, जसवंत शाही, देवगढ़ के, देखो, चुंडावत शाही, जसवंत शाही, यानी अपन कह सकते हैं कि सामंत है ये मेवाड़ के गोहिल वंश के। मांडप शाही कानौड़ के अंदर, राठौड़ी बदनौर भीलवाड़ा में, मान शाही भैंसरोडगढ़ में, और हमीर शाही बनेड़ा आदि स्थानों की ये क्या है? पगड़ियां हैं, या अलग अलग जागीरों की या रियासतों की क्या है? पगड़ी। तो ये पगड़ियों के प्रकार हैं। शाही शाही लगे ना आपको, या फिर किसी नाम के आगे, किसी राजपूत राजा के नाम के आगे, तो पक्का पगड़ियों के क्या है? प्रकार। तो सही उत्तर होगा पगड़ियों के प्रकार। अगला जो प्रश्न है, घरों के बाहर जम दिया, जिसको यमदीप, किस पर्व पर जलाया जाता है? जम दिया, देखो, इसका सही नाम तो है
दीपक, जम दीपक भी कहते हैं इसको। ऑप्शन है दीपावली, एक ऑप्शन है धनतेरस, एक है दशहरा, एक है छोटी दीपावली। अच्छा, धनतेरस कब आती है? धनतेरस कार्तिक महीने में आती है। कौन से पक्ष में आती है? कृष्ण पक्ष में आती है। कब आती है? त्रयोदशी को, यानी तेरस के दिन। छोटी दीपावली चौदस, और अमावस्या को आती है दीपावली। भाई प्रत्येक पक्ष में अपन कह सकते हैं 15-15 तिथियां होती हैं, और प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक पहला कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। तो कार्तिक अमावस्या को तो क्या आती है? दीपावली आती है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को क्या मनाते हैं? वो मनाते हैं अपने धनतेरस। और कार्तिक चतुर्दशी को यानी दीपावली का पहले वाला दिन मनाते हैं अपन छोटी दीपावली। तो ये तो हो गई छोटी दीपावली। दशहरा, दशहरा कब मनाया जाएगा? दशहरा कब मनाया जाता था? तो दशहरा तो इसमें है ही नहीं, तो आपको आश्विन में आ गए, तो आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाएगा। और दीपावली मैंने बताई दी। तो कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं, ऐसे शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा के कहा जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा को, सॉरी, कार्तिक अमावस्या को तो है दीपावली, कार्तिक चतुर्दशी को है, यानी 14 को 14 बोल सकते हैं अपन इसको। एकम, दूज, तीज, चौथ, यह तिथियां होती हैं। और प्रत्येक माह में याद रखना 30 तिथियां होती हैं, और प्रत्येक पक्ष में 15 तिथि होती हैं, और प्रत्येक महीने में 2 क्या होते हैं? पक्ष होते हैं, जिसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस होती है। धनतेरस के दिन अपन कह सकते हैं कि ये एक स्पेशल दीपक जलाया जाता है घर के बाहर, जिसको जम कहते हैं, जम दीपक का नाम। जी हां, सही उत्तर यमदीप कह दो, जम दिया कह दो, या जम दीपक कह दो। सही उत्तर बी होगा। यमदीप धनतेरस पर्व की संध्या पर जलाया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यह पर्व मनाया जाता है, और इस दिन जेवर और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। यानी इस दिन माना जाता है कि कोई बर्तन खरीदता है या धातु के अंदर अपन कह सकते हैं गहने खरीदता है, तो ऐसा शुभ माना जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? धनतेरस होगा। जी हां, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह लोकगीत जिसे रजवाड़ी गीत कहा जाता है। रजवाड़ी पंछीड़ा है एक परले प्रतीक्षा नमो नमः है, एक केसरिया बालम है, एक ढोला मारू है। प्रश्न को सही तरीके से पढ़ें। प्रश्न क्या कह रहा है? रजवाड़ी गीत। रजवाड़ी, रजवाड़ा राजस्थान को कहने वाला कर्नल जेम्स टोड था। कर्नल जेम्स टोड ने ही राजस्थान को राजस्थान कहा था। राजस्थान को राजपुताना सबसे पहले कहने वाले कौन थे? जॉर्ज थॉमस थे। तो रजवाड़ी का मतलब क्या हो गया कि अपन एक कह सकते हैं कि आवभगत है। आवभगत यानी अब किसी को बुलाया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा केसरिया बालम। केसरिया बालम आओ नी पधारो पधारो मारे देश। तो ये आपको याद रखना है, लोकगीत है जिसको रजवाड़ी गीत भी कहते हैं। इसके अलावा कौन से गीत को रजवाड़ी कहते हैं या कौन से नृत्य को रजवाड़ी कहते हैं, तो वो आपका उत्तर आएगा घूमर है। किस नृत्य को रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है? तो घूमर नृत्य है, इसको रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। घूमर नृत्य को रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। रजवाड़ी गीत है वो कौन सा है? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। तो सही उत्तर क्या होगा? सी। जी हाँ, केसरिया बालम राजस्थान का रजवाड़ी लोकगीत है। इसको मांड गायिका अल्लाह जिला बाई ने गाया था। अल्लाह जिला बाई है प्रसिद्ध इसकी गायकार है, बीकानेर के अंदर थी। और बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह है। महाराजा गंगा सिंह ने इनको संरक्षण प्रदान किया था, इनके दरबार में रहती थी। तो आपको याद रखना है कि इसकी प्रसिद्ध जो मांड गायिका है वो किसने गाया था? अल्लाह जिला बाई ने गाया था। इसको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। किसको? अल्लाह जिला बाई को। अगला जो प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको। एक साइड में नृत्य दे रखे हैं और एक साइड में जनजाति दे रखे हैं। देखो दोस्तों, पहला तो आपके पास में ए ऑप्शन में है रायण नृत्य, सामने है ग्रासिया, दूसरा है द्विचक्री, सामने भील है, तीसरा पणिहारी, सामने कालबेलिया, चौथा मावलिया और सामने कथोड़ी। अब आपको किसी भी जनजाति के एक एक दो दो नृत्य आपको याद हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। देखो कैसे, रायण हो चाहे कूद हो चाहे वालर हो, सभी के सभी कौन करते हैं? ग्रासिया करते हैं। तो एक में तो एक, तो एक में एक कितने में आ रहा है? किसी में नहीं आ रहा, इसी में आ रहा है। तो यहां तक आपका प्रश्न सही हो चालू हो गया। ऐसे प्रश्नों को आपको, यदि आपको सभी सुमेलित नहीं हो रहे हैं, सभी के सभी आपको एक दो आ रहे हैं और एक दो आप सुमेलित कर देते हो, तो आराम से ऐसे प्रश्न कर लेंगे। द्विचक्री नृत्य, द्विचक्री हो, युद्ध हो, द्विचक्री हो,
युद्ध हो, ऐसे सभी नृत्य कौन करते हैं? भील करते हैं। भील जनजाति के सब बहुत ज्यादा नृत्य हैं। पणिहारी नृत्य कालबेलिया करते हैं। अभी मैंने बताया था पणिहारी, इंडोनिया, संकरिया, ये सभी नृत्य किसके हैं? कालबेलिया जाति के। मावलिया नृत्य अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, लावणी और मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति में किया जाता है। तो देखो सब के सब मिल रहे हैं, तो एक में एक, बी में दो, सी में तीन, और सही उत्तर होगा ए। जी हां, भील नृत्य गवरी, गवरी राई, गैर, द्विचक्री, हाथी मन्ना, घूमरा, ग्रासिया करते हैं। ग्रासिया नृत्य कौन कौन से? वालर, कूद, लूर, जवारा, मांदल, मोरिया। कालबेलियों में इंडोनी आ गई, पणिहारी आ गई, इसके अलावा भी है संकरिया। कथोड़ी नृत्य में मावली आ गया, होली आ गया, जिसको लावणी भी कहते हैं, होली के अवसर पर किया जाता है। तो सभी जातियों के नृत्य भी आपको दे रखे हैं, तो आप इसको आराम से देखें। नृत्य से संबंधित बार बार जनजाति के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, या तो इनके वस्त्रों से या इनके नृत्यों से, क्योंकि इनके नृत्य ऐसे ही हैं, अटपटे नाम है थोड़े से, एक दो बार आप देखेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे। चलो अगला प्रश्न अपन पढ़ते हैं। मारवाड़ में बौद्ध जैन गुप्त कला की त्रिवेणी स्थापत्य कला के नमूने देखे जाते हैं। आपको पूछ रहा है मारवाड़, तो ये गया एक, तो ये मारवाड़ वाला क्षेत्र नहीं है, मेवात वाला आ गया, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, तो ये तो होगा ही नहीं। फलोदी है जोधपुर में, बिल्कुल मारवाड़ का है। ओसिया है, ये भी जोधपुर में है, जहां सत्याय माता का मंदिर है। मंडोर भी कहां है? जोधपुर। तो तीन आपके पास में ऑप्शन हो गए हैं। एक भरतपुर को हटा दो क्योंकि मारवाड़ में पूछ रहा है, तो आपका इसमें सही जो उत्तर होगा वो याद रखना ओसिया होगा। जी हां, ओसिया को याद रखना मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है, 24 मंदिरों की नगरी कहते हैं। और ओसिया में बौद्ध जैन गुप्त कला की त्रिवेणी स्थापत्य कला के नमूने इसलिए देखे जाते हैं कि ओसिया के अंदर राजस्थान का नहीं, पूरे पश्चिमी भारत का सबसे पुराना जैन मंदिर भी है, जिसका नाम महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थकर हुए थे। और इस मंदिर का निर्माण करवाने का जो श्रेय दिया जाता है वो प्रतिहार राजा वत्सराज को दिया जाता है, जिसने सत्याय माता मंदिर भी बनाया था और महावीर स्वामी का मंदिर भी बनवाया था। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, वो होगा ओसिया। जी हाँ, मंदिर निर्माण का जन्म गुप्तकालीन स्थापत्य कला से माना जाता है, बिल्कुल सही। जिसमें ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किए जाने वाले मंदिर, जिसमें देवता की मूर्ति गर्भगृह यानी बीच के अंदर कोई मंदिर होता है, तो मंदिर को अपन गर्भगृह किसको बोलते हैं? जो बीच में जो स्थान होता है, एक तो दीवार पे सटीक मूर्ति लगाई जाती है, एक बीच में लगाई जाती है, गर्भगृह में स्थापित की जाती है। मंदिरों की छतें सपाट होती थी, किंतु शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। देवगढ़ मंदिर, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। दशावतार उदाहरण है ये, दशावतार मंदिर है, सांची का मंदिर है, संख्या 17 मंदिर है, तिगवा एक स्थान का, तिगवा एक मंदिर का नाम है, जबलपुर एमपी में का विष्णु मंदिर, मुकुंदरा जो कोटा राजस्थान के अंदर है। ये सभी उदाहरण किसके हैं? अपन कह सकते हैं बौद्ध जैन गुप्त कला के मंदिरों के उदाहरण हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? वो होगा ओसिया। अगला जो प्रश्न है, राव मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चोखेलाव महल का निर्माण किस शैली में करवाया? देखो थोड़ा सा प्रश्न है वो घुमा दिया है। आपको न तो ये पूछा है कि इस महल का निर्माण किसने करवाया, आपको न ये पूछा कि ये महल कहां है। तो आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे 2015 के बाद में जो प्रश्न है, उनका जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल ऐसे हो गया है। आपको शैली पूछ लिया, यानी थोड़ा सा डीप में पूछ लिया। तो आपको मालदेव, मारवाड़ का राजा था मालदेव। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां है? जोधपुर में है। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग को चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। 1459 में ही जोधपुर नगर बसाया था। और राव जोधा ने ही, याद रखना, यहां पर इस मंदिर के अंदर एक महल बनवाया था। राव जोधा ने ये दुर्ग बनवाया, जोधपुर दुर्ग, या अपन मेहरानगढ़ कह सकते हैं। राव जोधा ने ही इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि कई महलों का निर्माण कराया। लेकिन इस दुर्ग की तलहटी के अंदर, इस दुर्ग की तलहटी में सरदार सिंह ने एक महल बनवाया था, जसवंतथड़ा महल। जसवंतथड़ा, ये जसवंतथड़ा महल जो है दोस्तों, ये जसवंतथड़ा जो महल है, इसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। तो सवाल पूछा कि राजस्थान का ताजमहल कौन से दुर्ग में स्थित है, तो आपका मेहरानगढ़ उत्तर आएगा। और इसका निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया था।
आपको याद रखना है कि टोड के अनुसार राजस्थान का ताजमहल, टोड यानी कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास का जनक है, कर्नल टोड के अनुसार याद रखना, जो राजस्थान का ताजमहल है वो मंदिरों को बताया है, और वो बताए हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू के अंदर है, जो सिरोही में है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो ये आबू है। आबू कहाँ है भैया? सिरोही में है। जी हाँ, आपका इसमें शैली पूछी है, चोखला महल का निर्माण किस शैली में करवाया? तो आपका सही जो उत्तर होगा बिल्कुल मार्शल टाइप शैली। ये वैसे शैली विदेशी शैली है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो सुनो, राव मालदेव 5 सितंबर 1511, 7 नवंबर, अच्छा इसका कार्यकाल दे दिया है। माता का नाम इसका रानी पद्मा कुमारी थी, देवड़ा चौहान की राजकुमारी थी। इसका राज्यकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। वैसे राव मालदेव है, इस मालदेव को मारवाड़ का पितरहंता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसने अपने पिता गांगदेव की हत्या कर दी थी। मारवाड़ का दूसरा पितरहंता माना जाता है, वो याद रखना, माना जाता है बख्तावर सिंह को, जिसने अपने पिता अजीत सिंह की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। मेवाड़ का पितरहंता उदा को मानते हैं, जिसने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। प्रतिहारों का पितरहंता पूछे तो आप बताएंगे मिहिर भोज को बताएंगे, जिसने अपने पिता रामभद्र की क्या की थी? हत्या की थी। चौहानों का पितरहंता पूछे तो आप बताएंगे चौहानों का पितरहंता कौन था? तो चौहानों का पितरहंता जगदेव था, जिसने अपने पिता अर्णोराज याना जी की क्या की थी? हत्या। भारत के अंदर ऐसा कोई वंश हुआ है जिसको पितरहंता वंश कहते हैं? बिल्कुल हरियक वंश हुआ है, जिसमें सभी सभी पुत्रों ने अपने पिता को क्या है? मारा है। भारत का पहला पितरहंता कौन था? तो वो था, याद रखना, अजात शत्रु था, जिसने अपने पिता बिंबिसार को मारा था। वो हरियक वंश का ही राजा था। तो हरियक वंश है, इसके अंदर सभी पीढ़ी दर पीढ़ी अपन कह सकते हैं कि सभी ने अपने अपने पिता की क्या की थी? हत्या, सत्ता को पाने के लिए। तो 1535 में मेड़ता पर अधिकार किया था इसने। 1542 में बीकानेर पर हमला किया, जिसमें पहुबा, पहुबा को महोबा का युद्ध भी कहते हैं। और उस समय बीकानेर का राजा अपने कह सकते हैं राव जेतसी थे, जो कल्याणमल के पिता होते हैं। राव जेतसी के साथ में युद्ध लड़ते हैं, उस समय इसका बीकानेर पर अधिकार हो जाता है। और इसके बाद में 1544 में गिरी सुमेल युद्ध होता है। तो गिरी सुमेल युद्ध के बाद में कहते हैं कि राव जेतसी के पुत्र कल्याणमल को यह जागीर शेरशाह सूरी द्वारा वापस दिलवाई जाती है बीकानेर की। तो 1541 से लेकर 1544 तक मालदेव का अधिकार बीकानेर पर हो जाता है। तो याद रखना, पहुबा युद्ध कहा जाता है। 1544 में गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजय हुआ, यानी ये हार गया था। और हसमत वाला शासक भी इसी को कहते हैं, हसमत वाला शासक। हसमत वाला शासक 52 युद्धों का नायक, 58 अपन कह सकते हैं परगनों का राजा कौन था? वो था मालदेव था। तो इसके नीचे जो अपन कह सकते हैं जो क्षेत्र इसने जीते थे, 58 परगनों का राजा कहा जाता था। 52 युद्ध अपने इसने अब जीवन में लड़े थे, 52 युद्धों का नायक कहते हैं। शेरशाह सूरी के साथ में इसके प्रसिद्ध सेनापति जेता और कुपा युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जो युद्ध अपन कह सकते हैं कि 5 जनवरी 1544 में हुआ था, जेतारण पाली के अंदर ये युद्ध हुआ था। तो इससे दोस्तों शैली जो है, इस शैली की बात करें तो मार्शल टाइप शैली है। देखो दोस्तों, अगला प्रश्न, जेसमंद झील का निर्माण किस नदी पर करवाया गया? आपको सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि जेसमंद झील कहाँ है, आपको सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि जेसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, आपको सवाल ये पूछ रहा है कि इस झील का निर्माण करवाया गया या तो किस नदी की सहायता से करवाया गया या किस नदी पर है। तो एक ऑप्शन तो जाखम है, दूसरा सोम है, तीसरा गोमती है और चौथा मानसी है। देखो दोस्तों, इस झील का निर्माण गोमती नदी की सहायता से या गोमती नदी पर करवाया गया था। अपन बात करें तो इस जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जय सिंह ने। और अपन दूसरी भाषा में कह सकते हैं गुहिल वंश का राजा महाराणा जय सिंह जो था, महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण करा। राज सिंह ने राजसमंद झील बनवाई, सॉरी, और जय सिंह ने जयसमंद झील बनवाई थी। जय सिंह ने गोमती नदी की सहायता से गोमती नदी के तट पर ही अपन कह सकते हैं किनारे पर एक झील का निर्माण कराया था, जिसका नाम जयसमंद झील है। इस झील के अंदर टापू हैं, और सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा है, सबसे छोटे टापू का नाम बाबा का मगरा है। इसमें मीणा जो है जनजाति वो निवास करती है। तो जयसमंद झील है, जयसमंद झील का निर्माण जय सिंह ने करवाया। कौन सी नदी के तट पर? गोमती। जी हाँ, देवर झील, डेबर है इसका पुराना नाम, डेबर है, देवर नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, डेबर। डेबर झील का दूसरा नाम जयसमंद झील है, यानी जयसमंद का प्राचीन नाम डेबर अपन कह सकते हैं। उदयपुर के महाराणा जय सिंह ने 1711 से 1720 के मध्य गोमती नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण कराया गया था। इसमें पानी की आवक गोमती, झामरी नदी और वगुरवा जो नाला है,
यानी अपन कह सकते हैं इसके पानी कहाँ से आता है, तो गोमती और झामरी नदी, और किस नाले से आता है, तो वगुरवा एक नाला है, उससे इसमें क्या आता है, वर्तमान में पानी आता है। जी हाँ, अगला प्रश्न जो है, रबी संवत 2075 में राज्य के 4 जिलों के कितने गांवों को रबी फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया? रबी संवत 2075 में, अच्छा संवत डाल दी है, 2075 में राज्य के 4 जिलों के कितने गांवों को रबी फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया? जी इस प्रश्न को समझे आप। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि 2075 में रबी जो संवत बताई है, और रबी संवत के अनुसार 4 जिलों के कितने गांवों को रबी फसल में, 4 जिले हैं, जिले नहीं पूछे कौन कौन से हैं, और ये नहीं पूछा कि वो जिले का है, उनमें गांवों की संख्या आपको पूछ रहा है, तो कुल कितने गांवों की संख्या पूछे, तो इसमें सही उत्तर आपका होगा 40। यानी टोटल अपन गांवों की संख्या बात करते हैं तो 40 है जो अभावग्रस्त है। इसमें बूंदी जिले के 18 हैं, चूरू के 3 हैं, नागौर का 1 है, और सवाई माधोपुर के कितने गांव शामिल हैं, 18 गांव शामिल है, यानी 18 18 34, 34 रेग अपन कह सकते हैं 36, और 36 4 40। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, 4 जिलों के कितने गांवों को रबी संवत 2075 में राज्य के 4 जिलों के गांवों की संख्या पूछे, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, 40। अगला जो प्रश्न है, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित करवा रहा है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद दे दिए एक साइड में, और एक साइड में अपन कह सकते हैं इनसे संबंधित जो बातें हैं वो दे दी। अनुच्छेद 1 है 153, इसके सामने दे दिया प्रत्येक राज्य, इस अनुच्छेद 153 में क्या है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, सही। अनुच्छेद है 155, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ये वही प्रश्न है जैसे अपन ने नृत्य और जनजाति का पढ़ा था, तो इसमें सुमेलित कर रहा है कि 153 में क्या है, 155 में क्या है। तो 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, 155 में राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित अधिपत्र, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, 161 में भी ये जानकारी अपन को मिलती है। अनुच्छेद 213, विधान मंडल के क्या है ये, विश्रांति काल में, बिल्कुल विश्रांति जो काल होता है, प्रश्न काल भी होता है, अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की ये शक्ति मानी गई है। यानी अपन कह सकते हैं कि अनुच्छेद 153 में यही बात मिली है, 155 में यही मिली है, तो अपन सुमेलित करना है तो ए में तो 1 होगा, ए में 1 हो गया, उसके बाद में ए में 1 और भी है, बिल्कुल 1 में और है, तो अपन सही टिप्पणी नहीं लगा सकते। दूसरा है 155, बिल्कुल इसमें ये बात लिखी है, तो ये होगा, यानी इसका सही उत्तर जो होगा वो ए की होगा, तो सुमेलित में ए उत्तर आपका सही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर ए है। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य को एक राज्यपाल होगा, एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा भी यही बात अपन ने यहां पढ़ी थी, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 213 के अंदर है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, बिल्कुल यही है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, 1 होगा। अगला जो प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यता सही नहीं है? प्रश्न क्या कह रहा है, आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद लेना है और उस पर नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यता सही नहीं है। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, यह तो है ही है। दूसरा है भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर धारण किया हो, यह भी बात सही है। कम से कम कितने साल, 10 साल तक न्यायिक पद पर रहा हो या न्यायिक पद धारण किया हो। तीसरा किसी उच्च न्यायालय का हो, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। यानी किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम कितने, 5 साल तक क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। अब देखो, वह भारत का क्या हो, नागरिक हो, यह बात भी सही है। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का न्यायिक पद धारण किया हो, यानी किस ऐसा पद है जिसमें 10 साल तक इसका अनुभव। तीसरा है किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 से 2, ये गलत है, यानी इसका केवल अपन कह सकते हैं कौन सा योग्यता सही नहीं है,
तो केवल 3 सही नहीं है, केवल 3 सही नहीं है, बाकी सब सही है। जी हाँ, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह कम से कम 10 वर्षों के लिए किसी राज्य का अधीनस्थ का न्यायाधीश भी होना चाहिए, वह किसी भारतीय राज्य की उच्च न्यायालय में एक अभ्यास वकील। देखो यहां पर क्या दे दिया कि एक सॉरी ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 साल तक। यहां पर कह रहा है वह किसी भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय में एक अभ्यास वकील होना चाहिए, उसके न्यूनतम 10 वर्षों का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। आपको उच्च न्यायालय की जरूरत नहीं है, आपको केवल यहां पर कह रहा है कि केवल अभ्यास वकील होना चाहिए, है ना, राज्य के, भारतीय राज्य के। तो इसका उत्तर जो होगा वो केवल 3, यानी केवल 3 है, ये योग्यता नहीं है, बाकी सब सही है। अगला जो प्रश्न है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विषयों पर राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? क्या कह रहा है कि राज्यपाल ऐसी कौन सी बातें हैं या ऐसे कौन से जो नीचे विषय लिखे गए हैं उन राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। पहला क्या है, राज्य मंत्री परिषद की बर्खास्तगी। दूसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना। तीसरा है राज्य विधानसभा सभा का विघटन। चौथा है राज्य में संवैधानिक मशीनरी के ठप होने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ये पूछ रहा है कि राज्य में निम्नलिखित में से किन विषयों पर राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है राज्यपाल। तो देखो, राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्ती, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, राज्य विधानसभा का विघटन और राज्य में संवैधानिक मशीनरी के ठप होने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करना। अब आपको ये नहीं कह रहा कि यही उत्तर देना है, नहीं, इसमें पूछ रहा है केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, उपरोक्त सभी, यानी कौन सा विषय है। तो इसका सही उत्तर केवल 3 ही होगा। जी हां, राज्य विधानसभा का विघटन, बाकी नहीं। सुनो, अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई है, आपने भी पढ़ा है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1956 के द्वारा यह प्रावधान है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां इस प्रकार निर्धारित की गई हैं जो संघ को मजबूत स्थिति प्रदान करती हैं। राज्यपाल राज्य में संवैधानिक मशीनरी को ठप होने की सूचना राष्ट्रपति को भेजता है। और यहां पर यही तो बात थी कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए नहीं। तो इसका उत्तर सही क्या होगा, केवल 3 होगा। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और बर्खास्तगी राज्य की विधानसभा का विघटन कर सकता है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, केवल 3 है। तो राज्यपाल तीसरी कौन सी है, राज्य विधानसभा का विघटन, ये राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है, बस, बाकी पे नहीं। अगला जो प्रश्न है, राज्य विधान परिषद संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखो एक ही जैसे अपन कह सकते हैं प्रश्न एक ही जैसे आ रहे हैं, और एक ही जैसे प्रश्नों में हमेशा यही होता है कि आजकल जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वो एक ही प्रश्न में पूरी चीजें पूछ ली जाती हैं। जैसे अभी एक पिछला पेपर हुआ था, शायद पटवार का था या आरपी का था, उसमें एक सवाल पूछा था, जीके से संबंधित था। उसमें ये पूछा था कि हवा महल के बारे में कौन सा कथन असत्य है, और उसमें पूरा हवा महल पूछ लेता है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ता था। हवा महल में 953 खिड़कियां हैं, 365 झरोखे हैं। चौथा ऑप्शन था हवा महल 7 मंजिला है। हालांकि हवा महल जिसने पढ़ा है तो वो सही करेगा उसको, क्योंकि सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे कथनों पर प्रश्न आ रहे हैं, और एक प्रश्न के अंदर आपको कई सारे कथन दे दिए जाते हैं। जिन्होंने पूरे सब सही तरीके से पढ़ा है वो ही ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। तो उसका जो हवा महल के बारे में 7 मंजिला वो गलत था, बाकी सब सही थे। तो अपन कह सकते हैं कि हवा महल 5 मंजिला था। तो ऐसे प्रश्न ही यहाँ पर आपको आपके सामने है। राज्य विधान परिषद संबंधित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। एक तो इसका कार्यालय 6 वर्ष होता है, इसे भंग किया जा सकता है। इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन 1 है 1 और बी सही, यानी ए और बी सही। ऑप्शन बी है ए और सी सही। ऑप्शन सी है सी व डी सही, और डी है केवल डी सही। अब देखो, आपने इसको पूरा अच्छे से पढ़ा है विधान परिषद, तभी आप इसका उत्तर अच्छे से दे सकते हैं। तो राज्य विधानसभा परिषद संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। तो मेरे हिसाब से सी और डी सही है, यानी एक तो
इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। एक इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। हालांकि इसमें दोनों जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ए और डी मिसप्रिंट से, ये टाइपिंग मिस्टेक से हुआ है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। केवल इनमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसमें उत्तर भी ये डी दे रखा है। देखो, राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एक स्थायी सदन होता है और प्रति द्वितीय वर्ष इसके 1/3। जी हाँ, बिल्कुल, ये 1/3 है, 2/3 नहीं है। तो इसका सही उत्तर सॉरी डी होगा, यानी डी आपका सही उत्तर होगा। 2/3 नहीं है, मैंने 2/3 देख के 2/3 को 1 देख के मैंने आपको सी और डी आपको उत्तर बता दिया। तो यहां पर 2/3 है, इसका मतलब 1/3 सदस्य। तो सही उत्तर केवल डी होगा। हाँ, प्रति द्वितीय वर्ष के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा विधान परिषद का गठन व उन्मूलन कर सकती है। इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया गया। लेकिन यहां पर ये अपन को 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त 1/3 होंगे, तो यहां पर ऑप्शन में 2/3 था और मैंने 1/3 इसको समझ के सी और डी बताया। तो इसका सही उत्तर दोस्तों डी होगा। डी होगा, केवल इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष है? 6 वर्ष होता है। बाकी सभी चीजें आपको यहां व्याख्या में बता दी। अगला जो प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा भैया? भाई कोई भी राज्य सरकार होगी, उस राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा? सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा, या राज्यपाल होगा, या मुख्य सचिव होगा, या कोई नहीं होगा? तो सही उत्तर क्या आएगा इसका? राज्यपाल। जी हां, राज्य सरकार है, इसका कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल ही होगा। और राज्य सरकार का कोई भी राज्य सरकार है उसका कार्यकारी अध्यक्ष जो होगा वो राज्यपाल होगा। वहीं का राज्यपाल राज्य सरकार का क्या होगा? कार्यकारी अध्यक्ष होगा। अगला जो प्रश्न है, संसदीय सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसदीय जो सचिव होता है उसकी नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? देखो, एक तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा, या फिर मुख्यमंत्री करेगा, या फिर गृह मंत्री करेगा, या फिर उपराष्ट्रपति करेगा। तो इसका सही उत्तर होगा जी हां, मुख्यमंत्री है। ये याद रखना, संसदीय सचिव की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। बी उत्तर सही आएगा। तो संसदीय सचिव पद का सृजन है 2003 में भाजपा सरकार द्वारा भी किया गया था। यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सी सरकार थी, भाजपा सरकार। बात कब की? 2003 की है। अगला जो प्रश्न है, संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित नहीं है? आपको यह नहीं कह रहा कि संबंधित है, आपको यह कह रहा है कि पंचायत से संबंधित नहीं है। इसमें भाग दे रखा है, एक तो भाग 9B, भाग 8 दे रखा है, भाग 9 दे रखा है, और भाग 8A दे रखा है। इसका सही उत्तर भाग 9 होगा, क्योंकि भाग 9 है ये अपन कह सकते हैं कि पंचायत से संबंधित नहीं है। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित नियम की चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई, यानी हटाकर कहां कर दी गई? 243 में। तो भाग 9 इसका अपन कह सकते हैं पंचायत से संबंधित नहीं है। तो भाग 9B है, वो है। भाग 8B है, भाग 8A भी है। अगला जो प्रश्न है, किस समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के तहत सरकार का तृतीय स्तर घोषित करने हेतु संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए? आपको प्रश्न में यह कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी समिति गठित की गई, या ऐसी किस समिति की सिफारिश की गई जिसमें पंचायती राज है संस्थाओं को संविधान के तहत सरकार का तृतीय स्तर घोषित करने हेतु संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए? तो इसमें समितियों के नाम दे रखे हैं। एक तो बलवंत राय मेहता समिति, एक LM सिंघवी समिति, एक सादिक अली समिति, एक अशोक मेहता समिति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हो देना है वो मेरे हिसाब से सादिक अली समिति। तो सादिक अली समिति है, इसकी सिफारिश की गई थी, और इसकी सिफारिश पर अपन कह सकते हैं कि पंचायती राज संस्था जो थी इनके संविधान के तहत जो तीसरा स्तर अपन कह सकते हैं उसको घोषित करने के लिए संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। ये समिति, इसी समिति की सिफारिश से। जी हां, उत्तर सी सही है आपका, यानी LM सिंघवी समिति लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्था के पुनरुद्धार पर एक समिति है। यानी आपको यह कह रहा है
कि ये जो समिति है LM सिंघवी समिति, ये किसके लिए? लोकतंत्र और विकास के पंचायती राज संस्था के पुनरुद्धार पर एक समिति है, जिसको 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भैया? सादिक अली समिति। अगला जो प्रश्न है, ग्रामीण विकास योजनाओं का संचालन, नियंत्रण, परिवीक्षण एवं निरीक्षण का कार्य संपादित करने हेतु जिला परिषद में किसकी स्थापना की गई? आपको यह पूछ रहा है कि ग्रामीण विकास योजनाओं का जो संचालन है, उस पर अपन कह सकते हैं संचालन भी, नियंत्रण भी, परिवीक्षण भी और निरीक्षण, इनका कार्य संपादित करने हेतु जिला परिषद में किसकी स्थापना की गई थी जिला स्तर पर? तो देखो सुनो, एक तो क्या है ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, एक है आदर्श ग्राम एवं मिनी सचिवालय, एक है ग्रामीण विकास अभिकरण और एक है जिला विकास अभिकरण। तो मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर आपका होगा ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ। जी हां, ग्रामीण विकास जो प्रकोष्ठ है, वर्तमान में इसका नाम ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है। इसका नाम बदल दिया गया है। अप्रैल 1999 में इस विभाग का नाम ग्रामीण विकास विभाग किया गया। तो थोड़ा सा आप ये याद रखेंगे कि ग्रामीण विकास जो प्रकोष्ठ है, इसी के तहत याद रखना, ये जो योजनाओं है इनका संचालन है, नियंत्रण है, परिवीक्षण है, निरीक्षण है, ये सब काम अपन कह सकते हैं कि जिला परिषद में इस ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ की स्थापना के तहत ये संपादित किया गया। अगला जो प्रश्न है, शहरी स्थानीय स्वशासन की किस सूची का विषय है? आपको यह पूछ रहा है कि शहरी जो स्थानीय स्वशासन है, ये किस सूची का विषय है? तो पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जो शहरी स्थानीय स्वशासन है, ये राज्य सूची का क्या है भैया? विषय है। जी हां, इसका सही उत्तर आपका बी होगा। राज्य सूची भारत के संविधान की अनुसूची 7 में 101 संविधान संशोधन के बाद, यह भी याद रखना है कौन सा? 101वें संविधान संशोधन के बाद 59 विषयों की एक सूची। प्रारंभ में इसमें कितने विषय थे भैया? 66 यानी 66 विषय थे। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो मैंने 50 प्रश्नोत्तरी करवाई है, ये आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, संजीवनी बूटी के अपन कह सकते हैं साबित होगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो प्रश्न मैंने करवाए हैं, ये आपको अच्छे से सही तरीके से समझ में आए होंगे। धन्यवाद। अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सबको नमस्कार।